नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉलीवॉली एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी का नाम है दी एग्जोर्सिस्ट। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 1973 में। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी का रोटन टमेटो स्कोर है 84%। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इराक की एक सिटी जिसका नाम हाट्रा होता है उस सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पुरानी कीमती चीज़ों की खुदाई चल रही होती है। वहाँ पर हम एक फादर को देखते हैं जिनका नाम मैरिन होता है। फादर मैरिन भी खुदाई का काम कर रहे होते हैं। इसी बीच खुदाई करते समय फादर मैरिन को एक छोटा सा स्टैचू मिलता है। फादर मैरिन उस स्टैचू पर थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि ये स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि शैतान पजूजू का है। दरअसल पजूजू जो शैतान है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पजूजू गर्मी के मौसम में सूखापन लाता है और शैतान पजूजू लोकस्ट यानी टिड्डियों पर भी काबू कर सकता है। अब यहाँ पर फादर मैरिन को एक और डीमन के बारे में पता लगता है। इस शैतान का नाम होता है लमास्टू। लमास्टू एक ऐसा शैतान है जो कि बच्चों का खून पीकर उन्हें मार डालता है। लेकिन यहाँ पर जो लमास्टू और पजूजू दो डीमन हैं ये दोनों आपस में ही दुश्मन हैं और यहाँ पर जो लोग हैं ये लोग लमास्टू डीमन से बचने के लिए पजूजू डीमन का सहारा लेते हैं, यानी सीधी भाषा में कहें तो ईविल अगेंस्ट ईविल। इसके बाद हम फादर मैरिन को देखते हैं जो कि एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पजूजू डीमन का एक स्टैचू बना हुआ था। इसी बीच फादर मैरिन को वहाँ पर दो कुत्ते आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये कुत्ते ये दर्शाते हैं कि जो डीमन हैं पजूजू और लमास्टू ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ से ये कहानी शिफ्ट होती है जॉर्ज टाउन में, जहाँ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस होता है। क्रिस अपने डायरेक्टर बर्ग के साथ एक शूटिंग पर होती है। दरअसल क्रिस एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। क्रिस के पास सब कुछ है, उसके पास दौलत शोहरत सब कुछ है। क्रिस अपनी बेटी के साथ रहती है। क्रिस की बेटी का नाम होता है रीगन। क्रिस अपनी बेटी रीगन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक फादर को देखते हैं जिनका नाम कैरिस होता है। फादर कैरिस यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने के लिए आए होते हैं जिनकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फादर कैरिस की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं थी और अपने काम के चलते फादर कैरिस अपनी मॉम से कई दिनों बाद ही मिल पाते थे। इसके बाद कहानी वापस से फिर से रीगन और क्रिस पर शिफ्ट होती है। क्रिस को अपनी बेटी रीगन के टॉयज में से एक वीज़ा बोर्ड मिलता है। क्रिस रीगन से वीज़ा बोर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर रीगन क्रिस को बताती है कि वो आए दिन इस वीज़ा बोर्ड के साथ खेलती है। क्रिस रीगन को बताती है कि वीज़ा बोर्ड के साथ अकेले नहीं खेला जाता। अब रीगन क्रिस को बताती है कि मैं इस वीज़ा बोर्ड के साथ अकेले नहीं खेलती, मेरे साथ कैप्टन हाउडी भी खेलते हैं। अब इसके बाद क्रिस रीगन से बोलती है कि चलो हम दोनों इस वीज़ा बोर्ड के साथ खेलते हैं और तुम मुझे बताना कि इस गेम को कैसे खेला जाता है। अब जैसे ही क्रिस वीज़ा बोर्ड की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तभी वीज़ा बोर्ड अपने आप ही मूव होता है, जिस पर क्रिस अपनी बेटी रीगन से कहती है कि शायद तुम मेरे साथ इस गेम को खेलना नहीं चाहती। अब रीगन क्रिस को बोलती है कि ये कैप्टन हाउडी नहीं चाहते कि तुम इस गेम को खेलो। अब यहाँ पर क्रिस को लगता है कि शायद रीगन उसके साथ कोई मजाक कर रही है, इसीलिए क्रिस इस सब को इग्नोर कर देती है। अब इसके बाद आधी रात में क्रिस की आँख खुलती है तो उसे किसी का फ़ोन आता है और इसके बाद क्रिस देखती है कि उसके पास में उसकी बेटी रीगन भी सो रही होती है, जिस पर क्रिस रीगन को पूछती है कि तुम अपने रूम में क्यों नहीं सो रही। रीगन उसे बताती है कि मेरा बेड अपने आप ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है जिसकी वजह से मुझे सोने में तकलीफ़ हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिस होती है वो रीगन की इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने रूम से बाहर आ जाती है। इसी बीच क्रिस को एक लॉक रूम से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। क्रिस वहाँ जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता और यहाँ हम व्यूवर्स को पता लगता है कि क्रिस को उस लॉक रूम से आवाज़ें कई दिनों से लगातार सुनाई दे रही थी। अगले दिन हम क्रिस को देखते हैं जो कि रीगन को एक डॉक्टर के पास लेकर आ जाती है। डॉक्टर रीगन का चेकअप करने लगते हैं और चेकअप के दौरान ही रीगन डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लगती है। अब डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि रीगन को एक नर्व प्रॉब्लम है जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा हाइपर और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रही है, जिसके कारण रीगन जल्द ही
बेचारी डिप्रेशन में भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिस होती है वो डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। लेकिन डॉक्टर क्रिस को समझाते हुए कहते हैं कि रीगन के फादर उसके साथ नहीं रहते और वो अपने फादर से कई अरसे से मिली भी नहीं है, और ये एक कारण हो सकता है कि रीगन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जिसके चलते उसकी मेंटली हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम फादर कैरिस को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आए होते हैं। फादर कैरिस को पता लगता है कि उनकी मॉम की अब डेथ हो चुकी है। फादर कैरिस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। दरअसल फादर कैरिस इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे थे। फादर कैरिस अपनी मॉम को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था। वहीं इधर हम क्रिस को देखते हैं जो कि अपने घर पर एक पार्टी रखती है जहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं। इसी बीच रीगन भी वहाँ पर आ जाती है और रीगन एक मेहमान से बोलती है कि तुम्हारी मौत इस घर के छत के ऊपर होने वाली है, और इतना बोलते ही रीगन वहीं पर टॉयलेट कर देती है। ये देखकर बाकी सभी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। अब इसके बाद क्रिस रीगन को नहलाकर उसको उसके बेड पर लिटाकर वापस चली जाती है, और तभी इसके बाद रीगन का बेड अपने आप ही बहुत जोर से हिलने लगता है, जिससे रीगन बहुत तेज चीखने लगती है। रीगन की चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिस उसके रूम में आ जाती है, और क्रिस भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। क्रिस को समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी बेटी को क्या हो गया है। इसके बाद क्रिस रीगन को फिर से डॉक्टर के पास ले आती है, और डॉक्टर फिर से रीगन के ऊपर और ज़्यादा टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि रीगन पर किए गए सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि रीगन को कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन अब रीगन की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। रीगन का बेड अपने आप बहुत जोर से हिलने लगता है, और कोई उसे उठाकर बेड पर वापस से पलट देता है। इस समय रीगन चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे बचा लो। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर क्रिस रीगन के रूम में आ जाती है। क्रिस को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी बेटी को क्या हो गया है, और हम देखते हैं कि रीगन की दोनों आंखें अचानक से सफ़ेद पड़ जाती हैं। इसका मतलब रीगन किसी शैतान के वश में आ चुकी है। यहाँ पर जो रीगन होती है वो डॉक्टरों के काबू से बाहर हो चुकी थी, इसीलिए डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देकर उसे गहरी नींद में सुला देते हैं। इसके कुछ देर बाद क्रिस को पता लगता है कि उनके डायरेक्टर, जिनका नाम बर्क है, उनकी छत से गिरने से मृत्यु हो चुकी है। दरअसल जिस समय डायरेक्टर बर्क की मृत्यु हुई थी उस समय डायरेक्टर बर्क रीगन के पास ही होते हैं ताकि रीगन अकेली ना रहे। इसी बीच क्रिस देखती है कि उसकी बेटी रीगन उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, और जैसे ही रीगन अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। क्रिस ये सब देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट होते हैं उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर रीगन को हुआ क्या है। हालांकि इन सभी ने रीगन पर बहुत सारे टेस्ट किए थे, लेकिन वो टेस्ट सारे नॉर्मल आए थे। अब यहाँ पर जितने भी डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट होते हैं ये सब के सब क्रिस को बोलते हैं कि तुम्हें रीगन को किसी प्रीस्ट को दिखाना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस के घर पर उससे मिलने के लिए एक डिटेक्टिव आते हैं जिनका नाम विलियम होता है। यहाँ पर जो डिटेक्टिव विलियम होते हैं ये डायरेक्टर बर्क के केस को हैंडल कर रहे होते हैं। विलियम क्रिस को बताते हैं कि डायरेक्टर बर्क के केस में उन्हें बहुत सारी चीज़ें अजीब सी नजर आई हैं। विलियम क्रिस को बताते हैं कि डायरेक्टर बर्क की मृत्यु छत से गिरने की वजह से हुई है, और डायरेक्टर बर्क की गर्दन पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, जो कि किसी इंसान के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। विलियम क्रिस को बताते हैं कि ऐसा कोई शैतान या फिर किसी ब्लैक मैजिक के द्वारा ही हो सकता है, और इतना बोलकर विलियम क्रिस के घर से चले जाते हैं। इसके बाद क्रिस को रीगन की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। क्रिस उसकी आवाज़ें सुनकर उसके रूम में जाती है तो वो क्रिस देखती है कि रीगन ने अपने आप को पूरी तरह से जख्मी कर लिया होता है। क्रिस रीगन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रीगन जो होती है वो क्रिस पर भी हमला कर देती है। इसी बीच घर के सर्वेंट उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर आने लगते हैं, लेकिन यहाँ का जो दरवाज़ा होता है रूम का वो अपने आप ही बंद हो जाता है, और तभी एक अलमारी अपने आप ही मूव होकर क्रिस की तरफ गिरने लगती है। लेकिन क्रिस किसी तरह उस अलमारी से बच जाती है, और तभी रीगन अपना सर पीछे की तरफ पूरी तरफ से मोड़ लेती है, और ऐसा किसी इंसान के लिए कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन था। और तभी रीगन बर्क की आवाज़ में क्रिस को कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ क्या कर दिया, जिससे क्रिस को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो समझ जाती है कि डायरेक्टर बर्क को किसी और ने नहीं बल्कि रीगन के अंदर जो शैतान है उस शैतान ने मारा है। अब यहाँ पर जो क्रिस होती है वो पूरी तरह से समझ चुकी थी कि रीगन पर किसी शैतान ने काबू कर लिया है। अब रीगन की जान को कोई प्रीस्ट ही बचा सकते थे, इसीलिए यहाँ पर जो क्रिस होती है वो रीगन की जान बचाने के लिए फादर कैरिस के पास जाती है। क्रिस फादर कैरिस से बोलती है कि मेरी बेटी पर किसी शैतान ने काबू कर लिया है और आप एक्सोर्सिज्म कर
मेरी बेटी की जान बचा सकते हैं। शुरुआत में फादर कैरिस किसी तरह का एग्जोर्सिज्म करने से मना कर देते हैं, लेकिन क्रिस फादर कैरिस से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और फादर कैरिस मान जाते हैं। और जब फादर रीगन से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि रीगन पर उस शैतान ने पूरी तरह से काबू कर लिया होता है। रीगन फादर कैरिस को ये कहकर ब्लेम करती है कि तुम्हारी मॉम की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो, लेकिन रीगन को फादर कैरिस की मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए फादर कैरिस समझ जाते हैं कि रीगन पर किसी शैतान ने ज़रूर काबू किया हुआ है, लेकिन किसी तरह का एग्जोर्सिज्म करने से पहले चर्च से परमिशन लेनी पड़ती है। फादर कैरिस चर्च के सीनियर प्रीस्ट के पास जाते हैं। फादर कैरिस को एग्जोर्सिज्म करने के लिए परमिशन मिल तो जाती है, लेकिन यहाँ पर फादर कैरिस के साथ एक एक्सपीरियंस्ड फादर को भेजा जाता है, और ये एक्सपीरियंस फादर कोई और नहीं बल्कि फादर मैरिन होते हैं, जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद फादर कैरिस और फादर मैरिन एग्जोर्सिज्म करने के लिए क्रिस के घर पर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही फादर मैरिन और फादर कैरिस को रीगन की चिल्लाने की बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें आने लगती हैं। फादर मैरिन फादर कैरिस से कहते हैं कि हमें जल्द ही एग्जोर्सिज्म करना होगा, और जैसे ही रीगन के ऊपर एग्जोर्सिज्म स्टार्ट किया जाता है तो रीगन बहुत भयानक आवाज़ में चीखने लगती है, और साथ ही रीगन बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगती है। यहाँ पर जैसे जैसे एग्जोर्सिज्म आगे बढ़ता है, रीगन के अंदर जो शैतान है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रीगन जिस बेड पर लेटी हुई थी वो बेड अपने आप हिलने लगता है, और देखते ही देखते वो बेड पूरी तरह से हवा में ऊपर उड़ जाता है। फादर कैरिस और फादर मैरिन किसी तरह रीगन को शांत कर पाते हैं, और जैसे ही फादर कैरिस रीगन के पास जाते हैं तो रीगन के अंदर जो शैतान होता है वो फिर से जाग जाता है। रीगन के अंदर जो शैतान होता है वो फादर कैरिस की मॉम की मौत के लिए फादर कैरिस को ही ब्लेम करता है, जिससे यहाँ पर फादर कैरिस पूरी तरह से इमोशनल हो जाते हैं। फादर मैरिन फादर कैरिस से कहते हैं कि तुम्हें कुछ देर के लिए इस रूम से बाहर चले जाना चाहिए, और इसके बाद फादर मैरिन अकेले ही एग्जोर्सिज्म करने लगते हैं। इसी बीच फादर मैरिन को शैतान पजुजू का एक साया नजर आता है। अब यहाँ पर काफ़ी समय बीत जाने के बाद फादर कैरिस जो होते हैं वो रूम के अंदर जाते हैं, तो फादर कैरिस देखते हैं कि उस शैतान ने फादर मैरिन को मार दिया होता है। ये देखकर फादर कैरिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फादर कैरिस रीगन की जान बचाने के लिए रीगन के अंदर जो शैतान है उस शैतान से कहते हैं कि तुम रीगन के शरीर को छोड़कर मेरे शरीर के अंदर आ जाओ, और यहाँ पर जो शैतान होता है वो ऐसा ही करता है। वो शैतान रीगन की बॉडी से निकलकर फादर कैरिस की बॉडी में चला जाता है, और इसके बाद फादर कैरिस उस शैतान को ख़त्म करने के लिए छत से नीचे गिरकर अपना सैक्रिफाइस दे देते हैं, जिससे फादर कैरिस की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर फादर कैरिस के एक दोस्त जिनका नाम फादर डायर होता है वो यहाँ पर आते हैं, और फादर डायर फादर कैरिस के सैक्रिफाइस को देखकर रोने लगते हैं। इसके बाद हमें रीगन को दिखाया जाता है जो कि वापस से नॉर्मल हो जाती है, और इसके कुछ दिन बाद हमें रीगन और क्रिस को दिखाया जाता है जो कि इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी जिसका नाम है दी एग्जोर्सिस्ट, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 1973 में। तो दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना।